या उसी का दूसरा नाम क्या है? हेक्सापोडा। और आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार डिस्टिंक्ट बॉडी डिवीजन देखा गया। ठीक है, अब हम लोग इसके सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड इज कलरलेस, known as hemolymph। दूसरी चीज, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? ओपन। और जैसे कि मान लीजिए ये एक आर्थ्रोपोडा है, तो उसके बॉडी के सेल के बीच में जो स्पेसेज हैं, इन स्पेस बॉडी सेल्स के बीच में जो स्पेसेज हैं, उसी में क्या रहता है? हीमोलिम्फ। क्या रहता है उसमें? हीमोलिम्फ। तो ये हीमोलिम्फ इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड है या है कि नहीं है? भाई सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्चुअल में ब्लड के जैसे सर्व करता है। सर्व एज ब्लड, सर्व एज ब्लड, कलरलेस ब्लड। तो इसीलिए हम लोग एक लाइन हम लोग को लिखना है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड ऑब्लिक हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड हीमोलिम्फ। अब देखो हमने क्या कहा, इसमें ब्लड कैसा है? कलरलेस। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड या हीमोलिम्फ। अब देखिए इसमें इसका हार्ट कैसा होता है, तो आप सबको मालूम है, न्यूरोजेनिक एंड मोस्टली मल्टी चैम, न्यूरोजेनिक मस्कुलर हार्ट, मस्कुलर हार्ट, मल्टी चैम्बर। कई कई चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। हमारे हार्ट में कितना होता है? 4। लेकिन इसमें जैसे कॉकरोच है तो, या जितने भी इंसेक्ट है, उसमें 13 चैम्बर होते हैं। किसी में 10 चैम्बर होता है, किसी में 20 चैम्बर होता है। तो मल्टी चैम्बर। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ब्लड इज कलरलेस नोन एज, इसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन। टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में कोई दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। और इसके हार्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? न्यूरोजेनिक मस्कुलर हार्ट हैविंग मल्टी चैम्बर। अब एक बात और, एक टर्म आपने सुना होगा, साइनसेस। सुना है? क्या होता है साइनसेस? एनीवन? क्या होता है? तो जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है ना, जो सेल्स के बीच में जिसमें टिश्यू फ्लूइड है ना, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड जो है ना, तो इस सेल के बीच का जो स्पेस बिटवीन द सेल्स इज नोन एज, स्पेस बिटवीन द सेल नोन एज, बिटवीन सेल्स नोन एज साइनसेस, नोन एज साइनसेस। तो क्या लिखेंगे? स्पेस बिटवीन सेल्स in open circulatory system described as sinuses, in which body fluid oblique blood oblique lymph, बॉडी फ्लूइड एक ही बात है, ब्लड ऑब्लिग हीमोलिम्फ फ्लो। ये एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लिखा हुआ है।
हीमोलिम्फ फ्लो। अब नेक्स्ट बात, इसके सीलोम को क्या कहते हैं? सीलोम इज नोन एज, हाँ याद है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ भी कहीं भी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हीमोसील, या फुल पूरा नाम हीमोसीलोम। तो सीलोम इज नोन एज हीमोसील या हीमोसीलोम। तो ये सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब आइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये बताओ, आर्थ्रोपोडा एक्वेटिक होता है कि टेरेस्टेरियल होता है? दोनों होता है, दोनों होता है। तो आप सबको याद होगा टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपोडा क्या एक्सक्रीट करता है? टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपोडा क्या एक्सक्रीट करता है, बोलो? यूरिक एसिड। टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपोडा क्या एक्सक्रीट करता है? डॉन से यूरिया, यू हैव टू से यूरिक एसिड। एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा अमोनिया। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा अमोनिया। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा अमोनिया। हो गया, इधर का हो गया ना? हो गया बेटा इधर का? तो इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है बताइए? तो इसमें अलग अलग आर्थ्रोपोडा में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। ज्यादातर में क्या होता है? ये हो गया भाई। तो अगर बात करें इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसमें अलग अलग होता है। मेजोरिटी हैव मालपीगियन। मालपीगियन को हमेशा किससे लिखेंगे? कैपिटल में। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट मालपीगियन के नाम पे है, उन्होंने डिस्कवर किया था ट्यूबुल्स। मालपीगियन ट्यूबुल्स का काम क्या होता है? तो मालपीगियन ट्यूबुल्स मेक द यूरिक एसिड एंड देन सेक्रेट इट इनटू देयर ट्यूबुल्स। लेकिन ये अभी हम नहीं बताएंगे, कॉकरोच वाला टॉपिक में पढ़ाएंगे। बस इतना याद रखना कि मेजोरिटी है मालपीगियन ट्यूबुल्स। दूसरा, some have coxal gland and some other have ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए उसका नाम है ग्रीन या एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीना के ऊपर होता है। अब एंटीना आर्थ्रोपोडा में बहुत कॉमन होता है। एंटीना क्या होता है बात करेंगे, तो इसका नाम है ग्रीन कलर का, ग्रीन का होता है और एंटीना के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम है एंटीनरी ग्लैंड। अब किसमें ये होता है, किसमें ये होता है, किसमें ये होता है, तो ये जनरली नहीं पूछा जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, तो इसके बारे में याद रखें कि ये क्रस्टासियन में होता है। किसमें होता है? क्रस्टासियन में। ये किस में होता है? इंसेक्टा में। ये किस में होता है? अरकनीडा में। याद है ना, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन कम अंडर अरकनीडा। ये ऐसे पूछा नहीं जाता है, बस हमने बता दिया। बस आपको ये याद रखना कि तीन तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। अब देखो, एंटीनरी ग्लैंड क्रस्टासियन एक्वेटिक है या टेरेस्टेरियल है? बोलो। एक्वेटिक है ना, प्रॉन क्रैब सब इसी में आता है। तो ये क्या एक्सक्रीट करेगा? अमोनिया। और ये दोनों कहाँ पाया जाता है? टेरेस्टेरियल में। तो क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड। तो अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो आपसे कहा जाए कि आर्थ्रोपोडा यूरिकोटेलिक है या मोनोटेलिक, तो डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडा। डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडा। अगर रहे among the following phylum, among the following phylum
which have member are both a monotelic and यूरिकोटेलिक। तो क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा? मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, क्या होगा आंसर इसका? अर्थ्रोपोडा और अल्सो मोलस्का एंड अल्सो कॉर्डेटा। ये तीनों, मोलस्का में लैंड स्नेल, कॉर्डेटा में रेप्टाइल एप्स और आर्थ्रोपोडा में टेरेस्टेरियल आर्थ्रोपोडा। ये तीन फाइलम के मेंबर मोनोटेलिक भी होते हैं और यूरिकोटेलिक भी होते हैं। कॉर्डेटा में कौन सा? रेप्टाइल और एप्स में क्या होता है? यूरिक एसिड। और साइक्लोस्टोमा कॉन्ट्रिस्टाइस क्या होता है? ऑस्टिस्टाइस और मोनोटेलिक। तो आपसे इन तीनों के फाइलम के मेंबर मोनोटेलिक भी होते हैं, यूरिकोटेलिक भी होते हैं। यू शुड राइट दिस क्वेश्चन आंसर। मैंने ऑप्शन नहीं बनाया है, डायरेक्टली आपको बात बताया है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया ना इधर का। अब लोकोमोशन तो क्या होता है? ये मोटाइल या नॉन मोटाइल? तो आप सबको मालूम है मोटाइल। और मोटिलिटी बाई बोलो ज्वाइंटेड लेग एंड और विंग्स, एंड और विंग्स। ठीक है, अब आ जाओ स्केलेटल की बात करें तो आप सबको मालूम है और क्या होता है? एक जो स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मेड बाई काइटिन, मेड बाई काइटिन, मेड बाई काइटिन। माउल्टिंग, आप लोग ये वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। और एक डाइसिस क्या होता है जानने की कोशिश कीजिएगा, ये मैं बताऊंगा। मालूम है क्या होता है? कॉकरोच में बताऊंगा मैं। ठीक है, ये स्केलेटल से ही रिलेटेड है। स्केलेटल के बाद और क्या बात करें? न्यूरॉन एंड न्यूरल सिस्टम। तो इसमें पोलर होगा या नॉन पोलर न्यूरॉन? पोलर। तो आप सबको मालूम है न्यूरॉन्स इसमें होंगे पोलर न्यूरॉन्स। कौन सा न्यूरॉन? पोलर न्यूरॉन्स। और न्यूरल सिस्टम क्या होंगे? एनिलिडियन टाइप, एनिलिडियन टाइप न्यूरल सिस्टम, एनिलिडियन टाइप न्यूरल सिस्टम। एक डाइसिस बताऊंगा, अभी नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। ECDYSIS, एक डाइसिस। लेकिन ये लिखो स्केलेटल से रिलेटेड है और कॉकरोच में पूरे अर्थ्रोपोडा से रिलेटेड ये बात बताऊंगा। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब कॉकरोच वाला टॉपिक तो इसमें एनिलियन टाइप न्यूरल सिस्टम होगा। तो देखो एस्केल्विन्स, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सब में कौन सा होता है? एनिलियन टाइप। एनिलियन टाइप का मतलब दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड and ganglia they attach through lateral nerves, lateral nerves। और उसके अलावा उसमें सर्कुम इसोफेगियल या सर्कुम फेरिंगियल क्या होंगे? नर्व कॉर्ड होंगे। और ऊपर में भी एक इसोफेगस या फेरिंग्स के ऊपर गैंग्लिया होगा। अब एक चीज और, आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट फाइलम हैविंग, पोडा इज द first phylum having well developed nervous system, well developed nervous system, well developed nervous is the first phylum having well developed nervous system।
well developed nervous system is the first problem having well developed nervous system. चलो अब अगर हम लोग बात करें वेल डेवलप्ड इसमें नर्वस सिस्टम होता है, एक वर्ड इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टेटोसिस्ट। क्या लिखा हुआ है? स्टेटोसिस्ट। आप इसको न्यूरॉन्स एंड न्यूरल सिस्टम के अंदर लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए और उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, ये थोका था कि मत करो। हाँ। हम्म। क्यों दीवार पे थोका था कि क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? अगर तुम्हारे ऊपर थोका था कि शुरू हो जाए तो क्या लगेगा? चलो गलत बात ना बेटा, आराम से पढ़ो। देखो इसमें सुनो सुनो प्लीज, न्यूरल सिस्टम में कहीं पार्ट होता है सेंसरी ऑर्गन। क्या होता है? सेंसरी। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं, वेल डेवलप्ड, सॉरी तुम लोग के चक्कर में, थोका थाकी के चक्कर में ये भी मैंने गलत लिया। वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, सॉरी, वेल डेवलप्ड सेंसरी। देखो क्लास में डेविएशन थोड़ा सा भी हो तो काम खराब हो जाता है। सेंसरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड। देखो पॉरीफेरा में तो कोई सेंसरी ऑर्गन होता ही नहीं है, सिलेंट्रता में होता है लेकिन वेल डेवलप्ड होता है, तीनों फोरम में भी होता है, प्लेटीहेल्मिस में भी होता है, एस्क में भी होता है, एनलिडा में भी होता है। लेकिन वेल डेवलप्ड सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन किस में होता है? जैसे आपसे कहा जाए एनलिडा में आंख होता है, कहोगे नहीं। आर्थ्रोपोडा में आंख होता है, यस। एनलिडा में एंटीना होता है, नो। आर्थ्रोपोडा में एंटीना होता है, यस। आर्थ्रोपोडा में मैक्सिलरी पाल्प होता है, वो भी सेंसरी ऑर्गन है। एनल सर्का है, वो भी सेंसरी ऑर्गन है। एनल स्टाइल, वो भी सेंसरी ऑर्गन है। एनलिडा में इस तरह का कोई भी है नहीं। तो वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन सबसे पहले किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में। हालांकि सेंसरी ऑर्गन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? सिलेंट्रेटा से। देखो आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, सेंसरी ऑर्गन सीन इन, सेंसरी ऑर्गन फाउंड इन, तो आप कहोगे भले ये वेल डेवलप नहीं है, सिलेंट्रेटा। लेकिन अगर कुछ बात रहे फर्स्ट ऑफ ऑल well developed sensory organs seen in, तो आपको कहना है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा सेंसरी ऑर्गन? तो नाम मैं लिख देता हूं, सम कॉमन सेंसरी ऑर्गन्स आर simple eyes, compound eyes, एंटीना, बेटा नहीं, लेबियल पाल्प, मैग्जिलरी पाल्प एक्सेट्रा। बस इतना। ये नाम खाली अभी क्या होता है ये सब हम लोग कॉकरोच में पढ़ेंगे, मैग्जिलरी पाल्प। अब इसके अलावा एक वर्ड आप एनसीईआरटी में अगर आप अपने खोल रखा होगा तो एक वर्ड दिख रहा होगा स्टेटोसिस्ट। एक वर्ड क्या दिखेगा? स्टेटोसिस्ट। वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है। तो आपसे कहा जाए कि पहली बार सेंसरी ऑर्गन किस में देखा गया? लेकिन पहली बार वेल डेवलप्ड किस में? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में क्या? सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना, लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प। अब अगर हम बात करें आगे बढ़ूं, ये तो हो गया ना, जल्दी लिखो, जल्दी करो भाई। लोकोमोशन में मोटिलिटी फाउंड, मोटिलिटी फाउंड इन ऑल मेंबर्स, इन ऑल मेंबर्स या ऑल मेंबर्स। और उसके बाद मोटिलिटी बाय जॉइंटेड लेग्स एंड और विंग्स। एक्सक्लेटल एक्जियोस्केलेटल मेड बाय काइटिन, आप सबको मालूम है
इसलिए हमने लिखा है माउंटिंग एक्साइसिस क्या होता है, सामने में कॉकरोच वहाँ पे बताएंगे। न्यूरॉन्स एंड न्यूरल सिस्टम में पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, एनिलियन टाइप नर्वस सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोडाई फर्स्ट फाइलम हैविंग वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी ऑर्गन फाउंड इन सिलेंट्रेटा, हालांकि बहुत डेवलप नहीं है, हल्का सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डेवलप्ड इन आर्थ्रोपोडा। अब इसी टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो एक वर्ड दिखेगा स्टैटोसिस्ट, क्या दिखेंगे को मिलेगा, स्टैटोसिस्ट। क्या देखने को मिलेगा भाई, स्टैटोसिस्ट। देखो क्या लिखता है, प्लीज लिसन। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना आई कंपाउंड स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। व्हाट इज स्टैटोसिस्ट? सुनो, पहले मैं यहाँ पे इसके साथ नहीं लिख रहा हूँ, लिखेंगे वन मोर सेंसरी ऑर्गन, वन मोर सेंसरी ऑर्गन वर्क एज बैलेंसिंग ऑर्गन ऑब्लिक स्टैटोसिस्ट फाउंड। क्या होता है अभी बताता हूँ, ऐ सुनो, स्टैटोसिस्ट फाउंड। अब बच्चे एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन ये रहता है स्टैटोसिस्ट, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा सिन इन, हंगामानी, स्टैटोसिस्ट सिन इन, और ऑप्शन रहेगा सिलेंतिरेटा, टिनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, डी में ऑल। तो बच्चे क्या करके आते हैं, आर्थ्रोपोडा, जबकि आंसर होगा इसका ऑल। देखो ऐसे एक्चुअल में स्टैटोसिस क्या होता है, तो जितने भी एक्वेटिक लोअर नन लोअर जितने भी एक्वेटिक नन कॉर्डेट्स हैं उन सब में होता है, जो मोटाइल हैं, पॉरीफेरा में नहीं, सब में होता है। और वो क्या करता है, पानी में उसको बैलेंस करता है। तो बेसिकली थी जब बैलेंसिंग ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग इन वाटर, ताकि वो आसानी से स्विम कर सके। लेकिन आपके बुक में स्टेटोसिस की बात कहाँ पे डिस्कस किया है, आर्थ्रोपोडा में। इसका मतलब ये नहीं कि सिलेंट्रेटा में वो नहीं होता, टिनोफोरा में वो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटोसिस आल्सो फाउंड इन सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड अदर एक्वेटिक नॉन कॉर्डेट्स, एक अदर एक्वेटिक नॉन कॉर्डेट्स, अदर एक्वेटिक नॉन कॉर्डेट्स। अब आ ये हो गया। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी ऑर्गन किसमें देखा जाता है, सुनता है, लेकिन वेल डेवलप्ड सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में। सम कॉमन सेंसरी ऑर्गन में क्या है, सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना, लेबियल पाल्प, मैक्युलरी पाल्प, और भी होते हैं, एनल स्टाइल, एनल सर्काई, हमने छोड़ दिया है, वो सब बता देंगे। लिख लो यार, लिख लो तो लिख। एनल स्टाइल, एनल सर्काई, बस नाम लिख लो। ये सब सेंसरी, जैसे हमारे में नाक कान है ना, इसमें एनल स्टाइल है, एनल सर्काई है, मैक्युलरी पाल्प है, लेबियल पाल्प है, हाइपोफेरिंक्स भी होता है, लेकिन हाइपरफेरिंक्स आपके बुक में नहीं है इसलिए छोड़ दूँ। लेकिन ये सारे नाम हैं आपके बुक में, हेयर एंड देयर, ठीक है ना, हेयर एंड देयर। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हम्म हम्म मैंने चलिए लिख ही देता हूँ। इन ऑल मोटाइल एक्वेटिक नॉन कॉर्डेट्स हैव स्टैटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग इन वाटर। अब आपके क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग इन वाटर, कोई दिक्कत? तो पॉरीफेरा में होगा,
नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलीफेरा मोटाइल नहीं है। चिलंत्रेता में होगा, यस, तीनों फॉर्म में होगा। प्लेटी हेल्मिस पैरासिटिक फॉर्म में, तो उसे खुद अपने को मोटाइल रखने की जरूरत नहीं है। एसके हेल्मिस भी पैरासिटिक फॉर्म में है, तो वो उसको मोटाइल रखने, वो उसको खुद बैलेंसिंग होने की जरूरत नहीं है। एनलिडा अगर एक्वेटिक है तो होगा, अर्थोपोडा में एक्वेटिक है तो होगा, मोलस्का एक्वेटिक है होता है, एकाइनोडर्माटा एक्वेटिक है होगा, हेमिकॉर्डेटा एक्वेटिक है होगा, कॉर्डेटा में नहीं होता है, कॉर्डेटा में कुछ और होता है, ठीक है ना। लेटरल लाइन ऑर्गेन्स होते हैं, छोड़िए हटाइए। अब आपको आई होप ये हो गया। ये नाम सब बात सिर्फ लिख लीजिएगा। सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना, लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प, एनल स्टाइल, एनल सर्काई। अब अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन की। हो गया। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल? बोलो। तो सेक्सुअल। some also so some also show reproduction through पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है ये पार्थिनोजेनेसिस, कुछ आइडिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? some also show reproduction through parthenogenesis. Anyone any idea about the parthenogenesis? है पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है लड़की? क्या बात चल रहा है? क्या बात चल रहा है? हम ऑल्सो शो रिप्रोडक्शन थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि आपने सुना होगा नाम हनी बी, एंट, ये सब करते हैं। अब क्या होता है मैं बताऊंगा। सेक्सुअल अब ये पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है ये हम आगे बताएंगे किसी वक्त में। अब ये बताइए इसमें जेंडर कौन सा था, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं? डाइसियस। अब देखो, क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन? क्रॉस। और एक्सटर्नल की इंटरनल? एनसीईआरटी का बुक खोलो, देखा हुआ लिखा होगा यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है यूजुअली इंटरनल। इसका मतलब एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन ज्यादातर में कौन सा होता है? इंटरनल। जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है तो उसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल। लेकिन एक्वेटिक में भी बहुत सारे में इंटरनल होता है, तो इसमें ज्यादातर में कौन सा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो ज्यादातर में इंटरनल। अब डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है, बोलिए भाई? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों तरह के, एंड और इनडायरेक्ट। जैसे बताओ तुम्हारे घर में जो मच्छर मॉस्किटो पाया जाता है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। मॉस्किटो जो आपके घर में पाया था उसमें कौन सा डेवलप है? कॉकरोच जो आपके घर में पाया था उसमें कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, लार्वा, निम्फ या नायाद? तीनों। बताया है कि नहीं ये बात? बताया है कि नहीं बताया है? बताया था कि नहीं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो बच्चा होता है उसको निम्फ भी कहते हैं, नायाद भी कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं। पूरी तरह से डिफरेंट हो तो क्या कहेंगे? लार्वा। थोड़ा कम डिफरेंट हो तो क्या कहेंगे? नायाद। और बहुत कम डिफरेंस हो तो क्या कहेंगे? निम्फ। मान लो एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ, वो बहुत हद तक इंसान जैसा है लेकिन पूरी तरह से इंसान जैसा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? निम्फ। एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ और वो डिफरेंट है इंसान से, लेकिन उसमें कुछ फीचर अभी भी इंसान जैसे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? नायाद। और इंसान का बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल इंसान जैसा नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? लार्वा। तो इसमें जो बच्चा होता है, सम बच्चा इज लाइक निम्फ, सम बच्चा इज लाइक नायाद, एंड सम बच्चा इज लाइक लार्वा। जैसे कॉकरोच का बच्चा क्या क्या होता है? निम्फ। निम्फ, ये आपके बुक में है एनसीईआरटी में। उसी तरह से
कुछ मे फ्लाई है, एक तरह का इंसेक्ट है, उसका बच्चा नायाड होता है, और बटरफ्लाई है, उसका बच्चा लार्वा होता है, मॉस्किटो का बच्चा लार्वा होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो यंग वन होगा इस फाइलम के, वो निम्फ भी हो सकते हैं, नायाड भी हो सकते हैं, और लार्वा भी। और ये बात आपको नोट करके लिखना है। young one may be nymph, naiad and or larva. Young one may be nymph, naiad and or larva. Young one may be nymph, naiad and or larva. तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से। अब डिपेंड अपॉन, आपको इंडिविजुअली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बात याद रखना है। जैसे कॉकरोच के बच्चा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, कॉकरोच के यंग वन को क्या कहते हैं? निम्फ। कॉकरोच के यंग वन को क्या कहते हैं? निम्फ। और मॉस्किटो के यंग वन को क्या कहते हैं? लार्वा। लेकिन कॉकरोच वाला तो याद रखिएगा, वो भी हम बाद में याद करा देंगे, घबराइए मत। ये रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब अगर हम इसमें बात करें स्पेशल फीचर की, कौन से फीचर की? ये पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। स्पेशल हुआ ना? चलो, स्पेशल फीचर क्या है बताओ भाई, स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। बताओ भाई। शुरू से देखो, आप इसके हैबिटेट से शुरुआत करो, कोई ऐसा स्पेशल बात नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके, बॉडी सिमेट्री से लेके, जर्म लेयर से लेके, प्रोटोस्टोमिक से लेके, ड्यूट्रोस्टोमिक से लेके, सिगमेंटेशन में एक जो सॉरी क्या होता है ना, आउटर सिगमेंटेशन को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सिग। तो एक्सटर्नल सिगमेंटेशन किसी और फाइलम में होता है? नहीं, सिर्फ इसी में होता है। तो हाँ, एनिलिडा में दोनों होता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंप्लीट होता है। इसमें ओनली एक्सटर्नल सिगमेंटेशन सिर्फ आर्थ्रोपोडा में था, और किसी में नहीं। उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है ना, एनिलिडा में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कंप्लीट सिगमेंट। कौन सा? हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो एक्सटर्नल सिगमेंटेशन ओनली, एक्सटर्नल सिगमेंटेशन ओनली, ये स्पेशल प्रॉपर्टी। और बताओ, काइटिनस एक जो स्केलेटल। और बताओ। यस, 110% jointed appendages is the most exclusive property appendages in non-chordate। हम लोग में भी jointed नहीं, हमारा jointed नहीं है, ज्वाइन नहीं है। हाँ, इन नॉन कॉर्डेट्स। और बताओ। मालपीगियन ही नहीं, मालपीगियन के अलावा कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड एंड नेक्स्ट एंटिनरी, अरे सॉरी, कॉक्सल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? कॉक्सल ग्लैंड। और कोई एक्सक्लूसिव फीचर है? बुक लंग। कौन सा लंग? बुक लंग। कौन सा लंग बता? बुक लंग। और किसी में नहीं होता है। बुक गिल भी और किसी में नहीं होता है। और कोई? कंपाउंड आई मोलस्का में भी होता है। कंपाउंड आई ऑल्सो फाउंड इन मोलस्का। कंपाउंड आई ऑल्सो फाउंड इन मोलस्का, इसलिए ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी दूंगा। और पार्थिनोजेनेसिस जो आपने पढ़ा है ना यहाँ पे, ये भी बाकी मेंबर्स में भी होता है। हमारे घर में जो मुर्गियाँ पाई जाती हैं उनमें भी पार्थिनोजेनेसिस होता है, ठीक है ना। छिपकली में भी होता है, ठीक है ना। लिजार्ड में भी होता है कुछ, रोटी फर्श में भी होता है, ठीक है ना। टर्की में भी होता है। चलिए, और कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज बताइए, आप लोग बताइए, बोलिए। कोई और स्पेशल प्रॉपर्टी आर्थ्रोपोडा में? टेल मी सम अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज इन आर्थ्रोपोडा, बताइए। कोई दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टीज को बताइए भाई। हम्म
बोलो। विंग, देखो आपको जितना भी नन कॉर्डेट्स है, विंग ओनली फाउंड इन आर्थ्रोपोडा मेंबर्स, सब में नहीं लेकिन इसी के मेंबर्स में। among all non chordates, among all non chordates, wings found only in members of only in members of आर्थ्रोपोडा, और किसी में विंग नहीं होता है, सब में नहीं होता लेकिन होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और कोई फीचर तो बाकी कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके बारे में डिस्कस करना, मतलब वही है बस, दैट्स ऑल। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखें। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पेस्ट का नाम तो जरूर सुना है ना? पेस्ट ना, व्हाट इज पेस्ट? टूथपेस्ट नहीं रे, हाँ। अरे टूथपेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है? TOOTHPAST या PEST? हाँ, तो अगर रहे पेस्ट, अगर रहे कहीं पर लिखा हुआ पेस्ट और कहीं पर रहे पेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक तरह का जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सेमी एक्वेट, सेमी फ्लूइड, सेमी सॉलिड कह सकते हो पेस्ट। और व्हाट इज पेस्ट? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट इज इंसेक्ट एंड ऑल इन, अगर कहीं पे है लिखा हुआ ऑल पेस्ट आर इंसेक्ट, तो ये बात ठीक है कि गलत है? ऑल पेस्ट आर insects and all insects are pest, and all pests are parasites. Some pests are parasites. Parasite can never be pest. अब तुम लोग का दिमाग में हो रहा होगा, बन रहा होगा पेस्ट, हाँ, कैन नेवर बी पेस्ट। अब बताओ तुम लोग के दिमाग में कौन सा पेस्ट बन रहा है? डाबर वाला, कॉलगेट वाला, कौन सा, या पेप्सोडेंट वाला? बोलो कौन कौन इसमें सही बात है, कौन कौन सही बात है? एक से ज्यादा है। पहला सही है, ये सही है। अब दूसरा बताओ, अभी बताओ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये तो बहुत फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ऐसे हो गए थे। तो अब मैं लिख लो, ये लिख लो, अभी मैं बताता हूँ, लिख लो, लिख लो, मैं बताता हूँ क्या होता है पेस्ट। आपको लिख लेना चाहिए, इसी वजह से मैंने लिखवाया कि ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। आपके दिमाग में क्लियर हो गया? चलो लिखो। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है स्पेशल प्रॉपर्टीज में। among all non-chordates, wings found in members of arthropoda। दूसरा, एक्सटर्नल सिगमेंटेशन ओनली, नो इंटरनल। तीसरा, काइटिनस एक्सोस्केलेटल। चौथा, ज्वाइंटेड अपेंडेज इन नॉन कॉर्डेट्स। पांचवा, मल्टीगन ट्यूबुल्स, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सन ग्लैंड। छठा, बुक लंग, बुक गिल। ये सब भी इन्हीं में होता है। तो ये उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं बताता हूँ व्हाट इज द पेस्ट, व्हाट इज इंसेक्ट, एंड पेस्ट और इंसेक्ट में क्या डिफरेंस है, और पेस्ट और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है, वो सब बताऊंगा। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड पैरासाइट? यस, एनीवन? अच्छा, पैरासाइट क्या होता है? व्हाट इज पैरासाइट? अब बॉडी के अंदर, बॉडी पर या बॉडी के अंदर, दोनों जगह, सरफेस, बॉडी सरफेस पे या इनसाइड बॉडी?
देखो पारा मतलब क्या होता है, अवे। साइट मतलब क्या होता है। अब जैसे इकबाल भाई है, इनका ये जगह है, और इनकी जगह पे इकबाल भाई की जगह कोई और बैठ जाए तो वो क्या कहलाएगा, पारा। और इकबाल भाई बैठ के यहाँ पे अपना खा पी रहे हैं, ये इनका अपना नेचुरल फूड। अब दूसरा कोई आके साथ में वहाँ पे वो बैठ गया और इनके ही खाना में से वो भी शेयर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। तो पारा मतलब क्या था, अवे। साइट मतलब जो दूसरे की जगह में रहे। जैसे मेरे यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रह रहा है और मेरे खून से मेरा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस ले रहा है, तो क्या कहलाएगा। और यहीं रह भी रहा है। मॉस्किटो यहाँ पे आता है, ये आती है, आती है, आता नहीं है। कभी मॉस्किटो काटता नहीं है, काटती है। यू नो दिस थिंग। खून पीती है, पीता नहीं है मॉस्किटो, नॉट फीमेल। ठीक है, तो मॉस्किटो। तुम पेन क्या है खा रही है, मौन के मुंह तुम्हारा थोड़ा। ठीक है, तो मॉस्किटो खून पीती है, तो मॉस्किटो पैरासाइट है कि नहीं है। मॉस्किटो तुम्हारे यहाँ पे आके रहती है, नहीं रहती है, तो खून पी के फुर्र से उड़ जाती है। और मॉस्किटो जो खून पीती है ना, उस वो खून इसलिए ये पीती है कि वो अपना न्यूट्रिशनल नीड नहीं पूरा करती है उस खून से। सुनो मेरी बात को। Parasites are those organisms which live on other organism or live inside other organism and take the nutritional substance, for their energy, growth and repair. अब जो मॉस्किटो आती है, जो आपके खून को पीती है, तो वो खून उसका न्यूट्रिशनल सब्सटेंस नहीं है। एक तो वो आपके बॉडी पे रहती नहीं है, खून पी ली भाग गई। मॉस्किटो इज लाइक गर्लफ्रेंड, नॉट वाइफ। ठीक है ना, खून पी ली भाग गई। ठीक है, तो वो खून पी ली, ठीक है ना, क्या कर ली, खून पी ली। और पीने के बाद वो उस खून से अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर रही है, बल्कि वो खून वो अपने एक को बनाने में हेल्प करता है। वो खून उसके एक को बनाने में हेल्प करता है। मॉस्किटो इज नॉट अ parasite. Parasites are those organisms which live on inside the other organism and take the nutritional substance. मॉस्किटो ना तो रहता है ना न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को लेता है, बल्कि वो हमारे बॉडी से आरबीसी को लेता है अपने एक को बनाने के लिए। बट मॉस्किटो इज पेस्ट। मॉस्किटो इज पेस्ट। तो सुनो, अभी मैं बताता हूँ। पहले पैरासाइट का कंसेप्ट तो समझ में आया ना, पैरासाइट का कंसेप्ट आया ना। अब तुम लोग के बाल में, किसी किसी के बाल में जू है रे, सबके बाल में जू है ना। कोई नहीं बताएगी, नहीं तो बगल में कोई उसके नहीं दूसरा बैठेगी। हाँ हाँ हाँ। लड़कियों का ये होता है कि अगर पता चल जाए ना कि इस लड़की के सर में जू है, तो दूसरी लड़की उसके बगल में नहीं बैठेगी। मेरे बाल में भी हो जाएगा जू, है ना ऐसा। यस, ठीक है। तो इसीलिए कोई नहीं बता रही होगी, सबके सर में होगा जू। ठीक है, तो ये जू जो है क्या है, पेस्ट है कि पैरासाइट है। दोनों है, ये पैरासाइट भी है, पेस्ट भी है। अभी पेस्ट का मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। तो पैरासाइट क्यों है, क्योंकि ये आपके सर के बाल में रहता है, यहीं रह रहा है, और आपके बॉडी से खून को चूस रहा है और रही है, दोनों मेल फीमेल दोनों होता है, और अपने न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। तो जो सर में जू है, जिसको हम लोग शायद लाइस कहते हैं ना अंग्रेजी में, जू को। हाँ, तो लाइस जो है वो क्या है, वो पैरासाइट है। along with they are also पेस्ट। अब पेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है तो मैं अभी बताऊंगा। तो आपसे कहा जाए कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर पेस्ट होते हैं और कुछ पेस्ट पैरासाइट के तौर पे होते हैं। अब पेस्ट क्या होता है, तो आप पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिम्स which do not live on other organisms, mostly do not live on other organisms mostly, and damage the other organisms for short period of time, not permanently. अब जू जब तक है बाल तब तक है जू। जब तक है बाल मतलब अब आप बाल को गंजा करवा लो, वो हेड एंड शोल्डर लगा के शैम्पू या भगाने वाला जो भी शैम्पू है वो लगा लो तो भाग जाएगा। अदरवाइज वो है बहुत बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन मॉस्किटो आपके बॉडी में लंबे टाइम तक नहीं है। लेकिन अब जैसे एक पेस्ट है, क्या नाम है जिसका, लोकस्ट, हम सुना है लोकस्टा क्या होता है, बहुत झुंड में, लाखों के झुंड में आता है, खेत में फसल है, उसको एक्सटेंसिव डैमेज किया, वहां से भाग गया। अब उस पर लगातार वो नहीं रहता है, तो वो फटाफट डैमेज किया
निकल लिया। वो हमेशा नहीं रहता है, तो जो दूसरे पे रहे वो या दूसरे में रहे वो क्या है, पैरासाइट। अब देखो कुछ पैरासाइट पेस्ट के तौर पे भी बिहेव करता है, कुछ पैरासाइट पेस्ट के तौर पे भी बिहेव करता है, और कुछ पेस्ट जो है ना पैरासाइट के, इसीलिए लिखा है सम पेस्ट आर पैरासाइट या सम पैरासाइट आर वाइस वर्सा, इसको लिख लो वाइस वर्सा, ये लिख लो। अब आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी में लिखा है एग्जाम्पल, सुनो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है, जो सुनो अभी मैं बता रहा हूं और फर्दर क्या लिखता है, ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्ट। ग्रीगेरियस का मतलब लाखों के झुंड में रहने वाला लोकस्ट। ये क्या करता है, जो किसान का फसल होता है ना, उसके फसल पे अटैक करता है, लाखों के झुंड में आता है और अटैक किया, डैमेज किया, आगे बढ़ा, लेकिन उस पर रहता नहीं, वो उस पर रहता नहीं, लेकिन उससे जो लेता है वो उसका न्यूट्रिशनल नीड है, लेकिन रहता नहीं है, इसलिए ये पेस्ट नहीं है। अब देखो हमारे सर में जैसे जू है, तो जू रहता भी है, डैमेज भी कर रहा है, और ये पैरासाइट के तौर पे तो है ही है, ये पेस्ट के। तो पेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है समझ लो, लिखो क्या हो तो लिख लो, पैरासाइट का तो आपको मालूम ही है, पेस्ट का लिख लो, पेस्ट आर दोज organisms which generally, not always, generally do not live on or on other organisms but damage other organisms for short period, other organisms for short period, organisms for short period of short period of time, other organisms for short period of कम period of time के लिए। Pests are those organisms which generally do not live on other but damage other organisms for short period of time, छोटे टाइम कम टाइम के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलो पेस्ट। अब देखो पेस्ट समटाइम्स सर्व एज पैरासाइट व्हेन दे लाइव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके सर में जू हैं, वो पेस्ट भी है पैरासाइट भी। और पैरासाइट का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म्स, parasites are those organisms which live on or inside other organism take nutritional substance from them, take न्यूट्रिशनल सब्सटेंस फ्रॉम देम। अब अभी एक चीज जो तुम लोग को दिक्कत है वो भी समझ में आए, टेक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस फ्रॉम देम एंड कॉजेज डैमेज टू होस्ट। अब मान लो डैमेज टू होस्ट, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्केरिस का इन्फेक्शन है, किसका इन्फेक्शन है, एस्केरिस का, और एस्केरिस तभी तक जिंदा है जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी बात समझ, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका इन्फेक्शन है, एस्केरिस का, और मैं मरा, एस्केरिस मरा, मैं मरी वो मरा, मैं मरा वो मरी, फीमेल है तो मतलब है ना। तो एस्केरिस पेस्ट जो पैरासाइट्स के जो है वो हॉर्स के साथ उसका सर्वाइवल रहता है, हॉर्स का खात्मा उसका भी खात्मा। आप देखो सर में किसी के जू है, अब वो मर गया, तो वो जू मर जाएगा, उसमें से निकल के किसी और के सर में घुस जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पेस्ट का डेथ जो है ना हॉर्स के डेथ के साथ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जू को कहते हैं कि जू पैरासाइट तो है साथ साथ ये पेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि पेस्ट डू नॉट डाई अलोंग विथ हॉस्ट। पेस्ट जो मान ठीक है मेरे को मेरा खून चूसा है या चूस रही है सॉरी एक मॉस्किटो, मैं मर गया, किसी और का जाके चूसेगी, किसी और का जाके चूसेगी, किसी और का, लेकिन वो नहीं मरे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पेस्ट डू नॉट डाई अलोंग विथ हॉस्ट बट पैरासाइट डाई अलोंग विथ हॉस्ट। ये इतना छोटा सा बात है जो आपको समझना है। अब आ जाएंगे
अदर थिंग एग्जाम्पल्स ऑफ, तो एक अब इसमें एक वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? झुंड में। किसका? विच लिव इन लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज। लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनी, तो उसको कहते हैं ग्रीगेरियस फिश। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, ग्रीगेरियस पेस्ट। और इसमें क्या लिखा है? लोकस्ट। दूसरा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? देखो, एक होता है वेक्टर, एक होता है कैरियर। वेक्टर और कैरियर में क्या डिफरेंस होता है, कोई आइडिया? जैसे कि सुनो, मैं लिख देता हूं मॉस्किटो, ये क्या है? और हाउस फ्लाई क्या है? अब तुम लोग क्या बोले थे, जो डिजीज फैला वेक्टर, जो हाउस फ्लाई डिजीज नहीं फैलाता है। हाउस फ्लाई डिजीज नहीं फैलाता है, बहुत फैलाता है। तो ये कैरियर है। देखो मैं बता रहा हूँ, वेक्टर और कैरियर में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर सर्व एज मे होस्ट फॉर, वेक्टर सर्व एज होस्ट फॉर डिजीज कॉजिंग एजेंट। होस्ट का मतलब जैसे कि मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? कौन से प्रोटोजोआ से? इनोफिलीज प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम से। कौन से प्रोटोजोआ से? अब प्लाज्मोडियम जो है ना, फीमेल एनोफिलीज के बॉडी में रहती है, या रहता है, सॉरी, अब जो भी है, आई डोंट नो प्लाज्मोडियम इज मेल और फीमेल। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? फीमेल एनोफिलीज के बॉडी के अंदर। कहाँ रहता है? बॉडी के अंदर। और फिर वो बॉडी के अंदर रहता है, और खाली रहता ही नहीं है, वहां पे बाल बच्चे भी पैदा करता है। बाल बच्चे भी पैदा करता है। तो जब कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे कि प्लाज्मोडियम कहाँ पे रहता है? फीमेल एनोफिलीज के बॉडी में, और वहां पे वो अपने रिप्रोडक्शन को भी करता है, तो वो क्या है? वेक्टर। अब देखो, आप लोग ये सुना होगा टाइफाइड। टाइफाइड के कौन सा बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी हाउस फ्लाई के बॉडी में चिपक जाता है, लेकिन वहां पे साल्मोनेला टाइफी अपना बच्चा नहीं पैदा करता है, तो वो क्या है? सिंपली कैरियर। आई एम अ कैरियर ऑफ दैट पर्सन। मैं उस पर्सन को अपने कंधे पे बैठाया और दूसरी जगह ले जाके डाल दिया। एंड आई एम अ वेक्टर ऑफ दैट पर्सन, तो मैं उस बंदे को अपने कंधे पे उठाया, अब वो कंधे पे अपना बाल बच्चा पैदा करेगा। मैंने एक को उठाया और 20 को ले जाके दूसरे को ट्रांसफर किया। आई एम सर्विंग एज ए वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं किसी बंदे को उठाता हूँ और उठा के ले जाता हूँ उसको मंजिल तक, उसी दौरान वो 20-25 बच्चे पैदा कर लेता है, तो वो मैं क्या कहलाऊंगा? वेक्टर। और मैं एक ही को ले जाता हूँ और एक ही को छोड़ देता हूँ, तो क्या कहलाऊंगा? क्या है? आपके लेवल पे ये अभी 12th क्लास में आइएगा, डिटेल में बताएंगे। तो मॉस्किटो जो है ना, कौन सा, जैसे कि आपके एनोफ्लीज, ये किसका वेक्टर है? प्लाज्मोडियम का। उसी तरह से और दूसरा नाम बताइए, एडीज, ये किसका वेक्टर है? डेंगू वायरस का। किसका वेक्टर है? डेंगू वायरस। उसी तरह से और बताइए, क्यूलेक्स, ये किसका है? तो उकेरेरिया बेनक्रफ्टाई एंड उकेरेरिया मलाई का। जिससे क्या होता है? कोफ्ता मलाई नहीं, फाइलेरिया। जिससे कौन सी बीमारी होती है? फाइल। तो मैं अगर क्यूलेक्स हूं, तो मैं उकेरेरिया बेनक्रफ्टाई और उकेरेरिया मलाई को अपने साथ लेके जाऊंगी, जाऊंगा नहीं, क्यूलेक्स इज अ फीमेल, तो वो अपने अंदर में बच्चे भी बहुत सारे पैदा कर देगी साथ में। तो वेक्टर वो होता है, और जो कैरियर होता है वो बच्चे नहीं पैदा करता है। तो इसके एग्जाम्पल है ग्रीगेरियस पेस्ट, वेक्टर, कैरियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, बोलो कौन सा? एपिस क्या है? हनी बी। हनी बी के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, ये हनी बीज। और बोलो, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स क्या होता है? सिल्क वर्म। एक और है ना कुछ, कौन सा? एक और है कोई ना, कौन सा भाई? लेसिफर। लेसिफर क्या होता है?
इसके साथ कॉमन नेम कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। लैक इंसेक्ट, जानते हो लैक इंसेक्ट क्या होता है? चूड़ी जानते हो रे? फीमेल का जो चूड़ी बनता है ना, वो इसी लाख से बनता है। हाँ, लेसिफर, ठीक है ना। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके अलावा लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल में, लिविंग फॉसिल क्या होता है आइडिया है तुम लोग? फॉसिल जो जिंदा हो जाए। हैं? नहीं, चलो बताएंगे। आप लिमुलस या किंग क्रैब, और कोई भी एग्जांपल है आपके बुक में इसके अलावा? उसके अलावा आपके बुक में है प्रॉन डायग्राम में, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, डायग्राम में स्पाइडर, नहीं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। तो ये नाम भी, ये सब आपके बुक में है। इसके अलावा और भी है, अभी बताता हूँ। तो लिविंग फॉसिल क्या होता है बताओ, ये फॉसिल क्या होता है? चलो नहीं मालूम है तो इवोल्यूशन में हम बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दो। फॉसिल क्या होता है? व्हाट इज फॉसिल? व्हाट इज फॉसिल? एनीवन? फॉसिल क्या होता है? रिमेनेंट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, या पास्ट ऑर्गेनिज्म, रिमेनेंट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म या रिमेनेंट। तो तुम्हारे दादा का या मेरे दादा का हड्डी मिले तो वो फॉसिल कहलाएगा? हम्म, रिमेनेंट ऑफ दोज पास्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव बीन एक्सटिंक्टेड। हमारे दादा भले मर गए हैं, लेकिन उनका पोता तो है ना जिंदा। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जो मर चुका है और उसका कोई डिसेंडेंट नहीं है, उसका डिसेंडेंट नहीं है। रिमेनेंट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज फॉसिल। एक्सटिंक्ट जो अभी पाया गया है, जैसे मान लो मैं पाया जा रहा हूँ, मेरे दादा के महादादा के सुपर दादा के ऊपर का दादा का हड्डी हो, तो वो फॉसिल नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि मैं जिंदा हूँ, डिसेंडेंट। लेकिन मतलब कि कोई ऐसा स्पेसिफिक जिसका कोई डिसेंडेंट नहीं है, जैसे डायनासोर का अब डिसेंडेंट नहीं है, तो उसकी हड्डी क्या कहलाएगा? फॉसिल। आज से 75,000 साल पहले इंसान आया, लेकिन 75,000 साल पहले भी इंसान का हड्डी अगर मिले ना, तो उसको हम फॉसिल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनका डिसेंडेंट है। व्हाट इज लिविंग फॉसिल? हड्डी निकाला और जादू मारा जिंदा हो गया तो लिविंग फॉसिल। डायनासोर का हड्डी निकाला और उसको जोड़ दिया जिंदा हो गया तो लिविंग फॉसिल। बताएंगे क्लास 12th में इवोल्यूशन में, अभी नहीं। नहीं तो अभी इसके लिए आपको पास टाइम नहीं। अब प्लीज लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड, किससे? आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड। जो लास्ट पॉइंट आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। टाइम तो अभी 5 मिनट है, 6 मिनट। क्यों टाइम? बॉम्बिक्स, BOMBYX, बॉम्बिक्स, ठीक है ना, सिल्कवर्म। देखो आपके बुक में यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि सम ऑल्सो शो रिप्रोडक्शन थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। आपको मालूम है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? देखो, अब देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट मुर्गी, बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ मुर्गी, और वेरी स्पेशल मुर्गी, ठीक है ना। मुर्गी, ये एक मुर्गा है, सुनो, मुर्गा पे ऐसे कुछ होता है नहीं। हाँ ये मुर्गा है, ठीक है ना। अबे चल ले, चल, ये मुर्गा है। अब ये मुर्गी सुनो, इस मुर्गी में ये ओवा है, इस मुर्गा में ये स्पर्म है। अबे चल, तो ये मुर्गी है, ये मुर्गा है। अब देखो इन दोनों में मेटिंग होगी तभी ये एग देगा, तो एग देगा, मतलब कि स्पर्म का ओवा से फर्टिलाइजेशन होगा तो एग देगा। मैंने क्या किया, इस मुर्गा को जबा करके मैं खा गया, फिर भी ये अंडा देगी, फिर भी ये अंडा देगी। तो आपको मालूम होना चाहिए जो एग आप लोग खाते हैं,
जो एग मार्केट में मिलता है वो एग बिना मुर्गा वाला एग है। पहले तो ये समझ लीजिए, आप जो एग खाते हैं वो कौन सा एग है? बिना मुर्गा वाला एग, क्योंकि सारा मुर्गा तो मैं खा गया, ठीक है ना। यस, दैट एग इज हैप्लॉइड एग, व्हाट यू आर ईटिंग डे एंड नाइट एंड व्हाट इज अवेलेबल इन मार्केट, दैट इज विदाउट मुर्गा। अब क्या इस अंडे को पे कोई मुर्गी बैठ जाए तो क्या बच्चा निकलेगा? अब इस मान लो ये अंडा मार्केट में बाहर निकल आया और इसको आप जो है ना, जैसे एडिशन साहब बैठ गए थे अंडा पे, इस पे आप नहीं, मुर्गी भी बैठेगी 21 दिन तक, या इसको हैचिंग ही करेंगे तो इससे बच्चा नहीं निकलेगा। क्या ये दिस अंडा इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन? नहीं। लेकिन अगर वो मुर्गा हमने नहीं खाया होता, दोनों मेटिंग करता, उसके बाद जो अंडा निकलता और इस अंडा पे मुर्गी बैठती 21 दिन तो इससे बच्चा निकलता। दैट्स वन इशू, इसमें कोई समझने में दिक्कत? अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है सुनो, तो पार्थिनोजेनेसिस होता है, मान लो ये है मुर्गी नहीं, एक बर्ड्स होता है जिसको कहते हैं टर्की। क्या कहते हैं? एक बर्ड्स होता है जिसका नाम है टर्की। मुर्गा मुर्गी जैसा ही होता है, अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, यूएस वगैरह में पाया जाता है, यूएस में पाया जाता है। एक बर्ड्स होता है जिसका नाम है मुर्गा मुर्गी जैसा ही होता है टर्की। टर्की डू नॉट नीड मुर्गा फॉर रिप्रोडक्शन, टर्की डू नॉट नीड मुर्गा फॉर रिप्रोडक्शन। इसका अंडा निकलेगा और ये अंडा को ये मुर्गी जितना दिन भी, आई थिंक 25 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन बैठेगी, इससे बच्चा निकलेगा। इफ रिप्रोडक्शन अकर ओनली विद, इफ young one form only with the egg without the sperm fusion, the reproduction is known as parthenogenesis। जैसे जीसस क्रिस्ट या ईसा अलैहिस्सलाम, मुसलमान लोग क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम, और हिंदी में क्या कहा जाता है? ईसा मसीह। और क्रिश्चियन लोग उन्हीं को क्या कहते हैं? जीसस क्रिस्ट। तो उनके बारे में क्या है? उनके फादर थे? नहीं थे। तो वो कैसे पैदा हुए? तो उनकी अम्मा का हैप्लॉइड एग से ही पैदा हुए हैं। वो हैप्लॉइड एग से, लोग कहता है कि कैसे पैदा होगा, आज भी हो रहा है। हनीबी का बच्चा बिना बाप के पैदा होता है, टर्की का बच्चा बिना बाप के पैदा हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नोन एज तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस? तो लिखो, पार्थिनोजेनेसिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ reproduction where egg develop into complete individual without fertilization with sperm। यू मस्ट राइट दिस थिंग। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस देखे जाते हैं, जैसे कि हनी बी और एंट्स में, लिजार्ड में भी देखे जाते हैं, कुछ बर्ड जैसे कि टर्की में भी देखे जाते हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे कि रोटीफर्स उनमें भी देखे जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, स्पेशल फॉर्म ऑफ वेयर एग डेवलप इनटू कंप्लीट विदाउट फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म। और इंसान पे ये रिसर्च चल रहा है, आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं जिसमें सिर्फ फीमेल ओवा से इंसान को बनाने की कोशिश की जा रही है। मर्द की नीड ही खत्म कर दी जाएगी दुनिया से। लो मर्द फ्री दुनिया हो जाएगा। यस, इस पर रिसर्च चल रहा है और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च चल रहा है कि कैसे भी करके सिर्फ एक से ही कंप्लीट इंसान को बनाया जा सके। और ऐसे भी मैं बता दूं, स्पर्म का कोई खास रोल नहीं होता है, स्पर्म ओनली स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको मैं बता दूं, स्पर्म का कोई खास रोल नहीं होता है। चल दैट्स ऑल।